निर्वाचन आयोग, अभी आप अच्छी तरह से जान रहे थे, बिहार में चुनाव था और उस चुनाव के दरमियान में मैंने 2 प्रदर्शन किया है। एक प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया, दूसरा प्रदर्शन मैंने मधुबनी समर नाले के समीप जो थाना मोड़ है मधुबनी में, थाना मोड़ पे हमने एक प्रदर्शन किया था। विषय था, आप सब जानते हैं कि अभी 90 रुपए किलो प्याज की दाम हो गया था, 50 रुपए किलो आलू बिकने लगा था, जो भारत के इतिहास में आलू कभी भी 50 रुपए किलो पे नहीं आया है। मैं जान रहा था कि मेरा यह कदम सरकार को भी मिर्ची लगाएगा, निर्वाचन आयोग को भी मिर्ची लगाएगा। उस मिर्ची लगने के कारण से निर्वाचन आयोग ने मेरे ऊपर एफआरआई दर्ज किया है। इसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं सोच रहा था कि जो ईवीएम का बहिष्कार 26 तारीख को हम नहीं करेंगे, अब मैं 100% 26 तारीख को ईवीएम का बहिष्कार भी करूंगा, ताकि निर्वाचन आयोग मेरे ऊपर एक और एफआईआर दर्ज करे। अगर हम जनता की आवाज बुलंद करते हैं और उसमें हमें जेल होती है तो स्वागत योग्य है। अगर हम जनता की आवाज बुलंद करते हैं, उसमें हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो भी सरकार का मैं स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए करता हूं कि आपसे वो माफिया नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो ताकत आपके अंदर नहीं है। काला बाजारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, वो ताकत ना तो केंद्र सरकार के अंदर है ना राज्य सरकार के अंदर है। ईवीएम पे रोक लगाए वो ताकत ऐसा लगता नहीं कि निर्वाचन आयोग के पास भी है, क्योंकि निर्वाचन आयोग कठपुतली है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की कठपुतली है निर्वाचन आयोग। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का ही एक सांसद है, वो भी ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहा है। मैंने पहले कहा था आपको, सबसे पहले ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला कौन सा व्यक्ति था? लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरा व्यक्ति ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला कौन सा था? देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उस टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तीसरा ईवीएम पे सवाल खड़ा करने वाला कौन सा व्यक्ति? भारतीय जनता पार्टी का सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। मतलब जो विरोध करने का अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। जैसे पाकिस्तान बिन बुलाए प्रधानमंत्री चले गए, आज तक शायद दुनिया का एक सिंगल प्रधानमंत्री भारत का ही नरेंद्र मोदी इकलौता हुआ है कि बिन बुलाए हुए पत्ता चाटने के लिए नवाब शरीफ का पहुंच गया पाकिस्तान। कुत्ते को भी हम पुचकार के बुलाते हैं ना, तब वो आता है। ऐसे नहीं कुत्ता भी दौड़ा हुआ चला जाता है। माफ करिएगा, ये लफ्ज थोड़ा उल्टा है, लेकिन कहना पड़ता है। कितनी समझिए भारत का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया था जिस दिन बिन बुलाए हुए बिना न्योते के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच गया, दूसरे मुल्क जिसे हम दुश्मन मुल्क कहते हैं। तो प्रधानमंत्री गया तो स्वागत के योग्य है, लेकिन वहां क्या कहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को निमंत्रण दिया पाकिस्तान सरकार ने, वो चला गया तो वो देशद्रोही हो गया, वो देश के खिलाफ चला गया। कितनी दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी की, इससे हमें स्पष्ट पता चलता है। हद है, किसी भी चीज की हद हो गई है एकदम से। कितनी एफआईआर करोगे भाई? वैसे भी अभी हिंदुस्तान में यही कानून ही चल रहा है। भाजपा के खिलाफ मत बोलो,
नहीं तो आपके ऊपर एफआरआई हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। अभी देखो लव जिहाद का कितना तगड़ा ये लोग उछाल मारे हुए हैं। अभी सभी टीवी चैनलों की सुर्खी बनी हुई है लव जिहाद। आज सुना मैंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने वाले हैं। तो मेरे छोटे से प्रश्न का जवाब दे दो भाई, मुख्तार नकवी किसका दामाद है? उसको छुड़वा देना चाहिए। एक मुसलमान ने एक आरएसएस के बड़े लीडर के बेटी के साथ शादी किया, तो सबसे पहले तो आरएसएस वाले को ही उसको त्यागना चाहिए। फिर क्या कहते हैं ये शाहनवाज हुसैन, ये भी एक आरएसएस के ही दामाद है। अब नाम उसका क्या खोलूं मैं? शर्म लिहाज तो कहीं से बचा हुआ है नहीं इन लोग के पास। देश के नागरिक को कहेंगे आप फलाने से नफरत करो, फलाने से नफरत करो, इससे नफरत करो, इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ जहर उगलो, लेकिन ये लोग खुद क्या करते हैं? अरे खुद दामाद बनाते हो तो शर्म नहीं आता, और दूसरे को लव जिहाद का पाठ पढ़ाते हो, नफरत पैदा करते हो। कितनी घिनौनी राजनीतिक आप करते हो। अभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला ने जमीन घोटाला किया। भैया बिहार में भी 15 साल से घोटाले पे घोटाला ही हुआ है, कहां एक भी घोटाले की निष्पक्ष आज तक जांच हुई है? बालिका गृह मुजफ्फरपुर में 34 बच्चियों का बलात्कार हो गया, जांच कितने अंदर गए, कितनों को सजा हुई, क्या रिजल्ट आया सामने? भागलपुर का बैंक घोटाला किसने किया? सुशील कुमार की मोदी की बहन ने, हो गया उसको सजा। अपने गिरेबान में झांकते नहीं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चालू कर देते हैं ये। अरे भाई बिहार सरकार की जो भी जमीन थी, बिहार सरकार की जो भी जमीन थी बिहार में, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, और खास तौर से मधुबनी जिले की लगभग जमीन भूमाफिया यानी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, जदयू के सदस्यों ने मिलके मिली भगत में टोटल बिहार सरकार की जमीन को बेच दिया है। इसके ऊपर क्यों नहीं जांच बैठाते? इसके ऊपर जांच होनी चाहिए ना, और जांच होगा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी का सब अंदर चला जाएगा। नीतीश कुमार भी अंदर चले जाएंगे अगर यदि जांच बैठ जाए ढंग से तो। समझिए, और हम यदि जनता के लिए आवाज उठाएंगे तो हमारे जैसों पे एफआरआई दर्ज होगा। एफआरआई डराएंगे, धनेश्वर महतो को डराएंगे एफआरआई करके। ककरौल में एक बच्ची का मर्डर हो गया था, बच्चे का, उसके खिलाफ हम रोड पे उतरे तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। क्यों? कितने बड़े हम क्रिमिनल हैं? क्या कितने बड़े हम क्रिमिनल हैं भाई? जनता का साथ देने जाते हैं तो कितना बड़ा क्रिमिनल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले साल भी हमने कारगिल चौक पे प्याज को लेके और आलू को लेके हमने प्रदर्शन किया था, तो जानते हैं आप, अगले दिन से पटना के अंदर 10 रुपए किलो प्याज बिक रहा था, जो कि 120 रुपए किलो प्याज के दाम हो गए थे। नीतीश कुमार की सरकार अगले ही दिन से 10 रुपए किलो प्याज बिकने लगी थी। और मधुबनी में हमने जो प्रदर्शन किया है उसके ठीक 2 दिन बाद प्याज और आलू के दाम गिरे, मात्र 2 दिन के अंदर। तो यदि मेरे प्रदर्शन करने से अगर पूरे बिहार की जनता को और भारत की जनता को
फायदा होता है और उसके बदले में धनेश्वर महतो के ऊपर केस होता है, तो मैं कहता हूं मैं प्रत्येक दिन प्रदर्शन करूंगा और प्रत्येक दिन सरकार मेरे ऊपर एफआरआई दर्ज करे। मैं नहीं डरता, मैंने पहले भी कहा है कि मैं मरने से नहीं डरता, मैं जेल जाने से नहीं डरता, मैं एफआरआई से नहीं डरता हूं। हर युग के अंदर यही हथकंडा अपनाया जाता है सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा। अंग्रेजों ने भी इसी तरह जितने क्रांतिकारी नेता थे उनको डरा के जेल भेजने का काम, फांसी पे लटकाने का काम किया था। तो क्या इससे वो डर गए थे और आंदोलन में तेजी आई थी? तो इसी तरीके से यदि धनेश्वर महतो को आप जेल में डालोगे, धनेश्वर महतो के ऊपर आप एफआरआई दर्ज करोगे या धनेश्वर महतो की आप हत्या कराओगे, तो एक नई क्रांति की शुरुआत होगी और उसमें आप जैसे हिटलर नेताओं बह के चले जाएंगे। अब लोग बोलते हैं कि मोदी जी को मैं हिटलर क्यों बोलता हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में कुछ कुछ लिखते हैं, तो मैं उन बच्चों को सलाह दे रहा हूं, एक बार हिटलर की किताब जीवनी पढ़ लो आप, उसके बाद मोदी जी की जीवनी पे थोड़ी प्रकाश डाल लेना। 1% भी आपको अंतर नहीं होगा, 1 भी % मोदी के लाइफ में और हिटलर के में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मोदी 2 कॉपी हिटलर के हिसाब से देश में काम कर रहा है। जैसे धीरे 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 हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद किया था, उसी तरह से धीरे 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 भारत को बर्बाद कर दिया है, बचा उचा कुछ नहीं है। अब आप जैसी भक्ति उसकी करना चाहते हो बिल्कुल आप कर सकते हो, तो क्योंकि मैं तो जानता हूं इस चीज को कि अगर किसी चीज की बर्बादी ऊपर वाले ने लिख दी है तो उसको कोई टाल भी नहीं सकता। लेकिन हमारे जैसे लोग परिश्रम करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, हम आवाज उठाएंगे।